नमस्कार साथियों। अब आया हमारा मौर्य काल पार्ट 3 और ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन के आधारित आपका टॉपिक चल रहा है। तो आपको इसमें रीट एलडीसी और सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसएसटी के लिए तो बहुत ही खास तौर से आपके लिए लाभदायक होगा। देख लीजिएगा आपके लिए ये टॉपिक किस प्रकार से अत्यधिक उपयोगी है। तो ये रहा हमारा सामाजिक जीवन से संबंधित पहला प्रश्न है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दोषों का उल्लेख 9 प्रकार के जो दोष हैं, दोष नहीं है, होना चाहिए दास। क्या होना चाहिए? दास। यहाँ पर ये गलत है, यानी कि दास। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। दास के लिए उसने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो दास के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है कौटिल्य ने? तो वो है अहितक। अहितक एक ऐसा शब्द है जो कौटिल्य ने दास के लिए इसका प्रयोग किया है। अगला प्रश्न रहा दोस्तों, कुलीन परिवार की महिलाएं घर के अंदर रहती थी, जिन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? कुलीन परिवार की महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अनिष्कासिनी। इन्हें अनिष्कासिनी कहा जाता था। संभ्रांत या कुलीन परिवार की महिलाएं जो घर के अंदर ही रहती थी, जिन्हें कहा जाता था अनिष्कासिनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोनों। आगे देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्रश्न। मौर्यकालीन समाज में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। ऐसी महिलाओं को रूपा जीवा कहते थे तथा इनके संगठन के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो इनके एक संगठन होता था, उस संगठन के अध्यक्ष को कहा जाता था बंधिक पोषक। तो राइट आंसर होगा ये बंधिक पोषक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा दोस्तों, रीट के लिए और आपके हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, और ज़्यादातर महत्वपूर्ण है सेकंड ग्रेड टीचर के लिए। तो देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शराब परोसने वाली महिला क्या कहलाती थी? शराब को परोसने वाली महिला क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती थी? तो ये रहा पेशल रूपा। शराब परोसने वाली महिला को पेशल रूपा, और जो वेश्यावृत्तियाँ करने वाली जो स्त्रियाँ थी उनको रूपा जीवा, और उनके ऊपर जो अध्यक्ष हुआ करता था उसे बंधिक पोषक कहा जाता था। आगे देखिए दोस्तों, रंगशाला अथवा प्रेक्षागृह भी होते थे, जिनमें भाग लेने वाले पुरुषों तथा स्त्रियों को क्या कहा जाता था? पुरुषों को रंगोपजीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रंगोपजीवी। और स्त्रियों को रंगोपजीविनी कहा जाता था। रंगोपजीवी तथा स्त्रियों को रंगोपजीविनी कहा जाता था। अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमने आपके लिए जो वीडियो बनाई है वो बड़ी मेहनत से बनाई है, तो आप हमारे इस वीडियो के लिए प्लीज़ आप एक लाइक या सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा यदि आप नए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, आपको यदि पीडीएफ फाइल में अगर आपको किसी भी टॉपिक पर आपको नोट्स चाहिए तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आप अपना व्हाट्सएप नंबर अपने कमेंट में डाल दीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों, मौर्य काल में व्यापारियों को नेता क्या कहलाता था? सार्थवाह कहलाता था। भारत का सबसे प्राचीन बड़ा बंदरगाह कौन सा था? सबसे प्राचीन बड़ा बंदरगाह कौन सा था? सबसे प्राचीन और बड़ा बंदरगाह था भृगुकच्छ बड़ौच बंदरगाह। बड़ौच इस तरीके से है, बड़ौच, ये गुजरात का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल में महाराष्ट्र का एक बंदरगाह महत्वपूर्ण था, उसका नाम क्या था? मौर्य काल में महाराष्ट्र का एक बंदरगाह महत्वपूर्ण था, उसका नाम था दोस्तों, उसका नाम था सोपारा। ये महाराष्ट्र में था, महत्वपूर्ण बंदरगाह था, उसका नाम क्या था? सोपारा। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिसका नाम क्या था? ताम्रलिप्ति। क्या था दोस्तों? ताम्रलिप्ति। ये पश्चिम बंगाल का था, ताम्रलिप्ति। इनमें से एक प्रश्न आ भी चुका है रीट के प्री एग्जाम में, आगे भी आने का चांस है। मौर्य काल में ये सिक्कों नहीं है, मौर्य काल में ये है सिक्कों का। इसके देख लीजिएगा, ये लिखता हूँ, मौर्य काल में सिक्कों का, मौर्य काल में सिक्कों का परीक्षा करने वाला क्या कहलाता था? अर्थात परीक्षक क्या कहलाता था? सिक्कों का परीक्षक क्या कहलाता था? तो उसे कहते थे रूप दर्शक। क्या कहते थे दोस्तों? रूप दर्शक।
जो सिक्कों का परीक्षण करने वाला होता था उसे रूपदर्शक कहा जाता था। क्या कहा जाता था मौर्य काल में? रूपदर्शक। अगला प्रश्न है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता था? भारत का मैकियावेली कहा जाता था दोस्तों कौटिल्य को। किसको कहा जाता था? कौटिल्य को। इसका मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इसे चाणक्य भी कहते थे क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था? चाणक्य था, चाणक्य। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? ये अभी बता दिया, विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त था। पिता का नाम चाणक्य होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? चाणक्य। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र भारत की पहली राजनीति प्रशासन पर आधारित पुस्तक है। इसे सर्वप्रथम किसने खोजा? किसने खोजा था सर्वप्रथम इसे? तो दोस्तों इसे सर्वप्रथम खोजा था श्याम शास्त्री ने, जो पुणे में है। 1904 में श्याम शास्त्री ने पुणे में इन्हें 1904 में खोजा था। अर्थशास्त्र में कुल कितने भाग और कितने श्लोक हैं? कितने भाग और कितने श्लोक हैं? तो इसमें देख लीजिएगा 15 अधिकरण अथवा भाग हैं, 180 प्रकरण है, इसमें मामले हैं और 4000 श्लोक बने हैं उनसे। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। पहली बार शूद्रों को आर्य किस ग्रंथ में कहा गया? पहली बार शूद्रों को आर्य किस ग्रंथ में कहा गया? तो ये कहा गया था अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की एक कृति है। आगे देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। क्या कारण थे? नंबर 1, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। यह मत पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने दिया था। उनके अनुसार अशोक के ब्राह्मण विरोधी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण थी, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के मत का विरोध किया था, इसलिए उनके साम्राज्य का पतन हो गया था। नंबर 2, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है कि अशोक की अहिंसावादी एवं शांतिवादी नीति को पतन का कारण माना है। नंबर 3, डी.डी. कौशाम्बी ने कहा है मौर्यों की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को पतन का जिम्मेदार माना गया है। नंबर 4 कहा है डॉक्टर रोमिला थापर ने अति केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था को मुख्य कारण माना है। अगला है 5 नंबर, निरहार रंजन रे के अनुसार जनता का विद्रोह मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था। ये कारण थे मौर्य साम्राज्य के पतन के। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया तो थी, इसलिए ब्राह्मणों का उन्होंने विरोध किया था। ब्राह्मणों के नीति कर्मकांडों का अशोक ने क्या किया था? विरोध किया था। इसलिए ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया में हरिप्रसाद शास्त्री ने, किसने? पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने क्या कहा है? अशोक ब्राह्मण विरोधी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण थी। हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा अशोक की अहिंसावादी और शांतिवादी नीति को पतन कारण माना है। डी.डी. कौशाम्बी ने बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पतन का जिम्मेदार माना है। डॉक्टर रोमिला थापर ने अति केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था को माना है। निहार रंजन ने जनता का विद्रोह को साम्राज्य का पतन का कारण माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म व मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया था? तो दोस्तों मौर्य काल में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार भारत में दास न होने की और अकाल पड़ने की बात कही है तथा भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, ऐसा भी कहा है? तो किसने कहा है? मेगस्थनीज ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? तो पाटलिपुत्र को कहा था पॉलीब्रोथा, पॉलीब्रोथा कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र पूरे भारत का सबसे बड़ा नगर था जिसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी थी? तो सबसे भारत का जो पूर्वी भारत है, पूरे भारत का जो पूर्वी भारत का है वो सबसे बड़ा नगर था, पूरे भारत का नहीं, पूर्वी भारत का। इसे हटा दीजिएगा पूरे को और इसकी जगह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर ये कौन सा था? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? लंबाई थी 80 स्टेडिया अर्थात 16 किलोमीटर। चौड़ाई थी 15 स्टेडिया लगभग 3 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित सड़क ए आजम या राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड किसने कहा? ग्रैंड ट्रंक रोड कहा था भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा था ग्रैंड ट्रंक रोड? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की शौनक किसने कहा था? डाकुओं की सेना
इसे जस्टिन ने कहा था दोस्तों, जस्टिन ने। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा रोमिनदेई स्तंभ लेख, नेपाल की तराई में स्थित है। नेपाल की तराई में स्थित है, और यहाँ नेपाल की तराई में स्थित होने के कारण लुम्बिनी की यात्रा की थी 20वें वर्ष, तो वहाँ पर अशोक ने यहाँ का जो 1/6 भाग जो कर लिया जाता था उसे 1/8 कर दिया गया घटा करके। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की माता को मोर पालने वाली जाति के सरदार की लड़की बताया गया है? तो किस ग्रंथ में बताया गया किस ग्रंथ में? जैन ग्रंथ परिशिष्ट परिवन में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रख लीजिएगा इस प्रश्न को। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की माता को मोर पालने वाली जाति के सरदार की लड़की बताया गया है? तो जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल अर्थात निम्न कुल का किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये किस ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों? ये है मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त के द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस, उसमें ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख ईरान के किस राजा के समान स्थापित किए थे? तो इन्होंने डेरिस या दारा द्वितीय के समान, डेरिस द्वितीय या दारा द्वितीय के समान इन्होंने भी अपने शिलालेख को स्थापित किया था। दिल्ली मेरठ अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा था? दिल्ली और मेरठ के अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा था? टी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में खोजा था, टी फैनथेलर ने। अशोक का एकमात्र अभिलेख जो द्विभाषी अभिलेख है, तो द्विभाषी अभिलेख है वह है काबुल का एक अभिलेख, द्विभाषी अभिलेख है वो। क्या है? द्विभाषी